हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपका हुआ था सीजी टेट 2019 में। उसके हम हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ये आपका होगा पेपर 2 से संबंधित क्वेश्चंस। इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट्स के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए, और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही सभी सब्जेक्ट्स की। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही हैं उन सभी की आपको PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर किसी को PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विधेय, प्रविशेषण, उद्देश्य या पद विन्यास। इसमें यह कहा गया है कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका उद्देश्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उद्देश्य। इसे आप उद्देश्य के नाम से जानते हैं। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे जो सूचित करने वाले शब्द होते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। कथन सही है, कथन गलत है, अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, या फिर विसर्ग के लिए सही है या अनुस्वार के लिए गलत है। तो जो आपका अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के लिए आदि में प्रयुक्त होते हैं ये इसमें गलत हो जाएगा। ये जो कथन है वो दोनों ही गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कथन गलत है। क्योंकि जो आपका अनुस्वार और विसर्ग होता है वो शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये जो आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं वो आपके शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, ना कि आपके आदि में। आदि का मतलब होता है पहले। तो ये जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं वो आपके अंत में प्रयोग होते हैं। जैसे कि अगर आप प्रातः लिखेंगे तो ये आपके अंत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसे ही आपका अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। तो ये आपके आदि में नहीं प्रयुक्त हो रहा है। आदि का मतलब ही होता है पहले या फिर शुरू में। तो ये जो दोनों हैं वो इसमें बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो और सो क्रमशः है पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो और सो है वो है आपका जो है वो है संबंधवाचक, एवं जो सो है वो आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में जो लक्ष्मी है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका लक्ष्मी है वो आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जो आपका लक्ष्मी है वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी का स्वरूप आप इसमें जाति के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए जो लक्ष्मी हो जाएगा वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह वाक्य है विधिवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकेतवाचक। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। मतलब कि अगर जो संकेतवाचक वाक्य होता है उसके अंतर्गत आता है जो वाक्य किसी अन्य कार्य के होने अथवा न होने के का जो संकेत देता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता। मतलब कि अगर पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किसी के न होने का जो संकेत देते हैं या फिर होने का जो संकेत देते हैं उसे ही आपका संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। तो अगर इसमें पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता, तो ये आपके संकेतवाचक के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। अर्धविराम का जो चिन्ह है वो क्या है? तो इसमें से जो अर्धविराम होता है उसका चिन्ह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये है आपका अर्धविराम चिन्ह। जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है ये जो है आपका ये आपका अर्धविराम चिन्ह हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह। यह आपका हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह।
और जो सी में लिखा गया है वो आपका हो जाएगा अपूर्ण विराम चिन्ह, और जो आपका लास्ट है ये आपका हो जाएगा लाघव चिन्ह। और लाघव चिन्ह से ही आपके शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी जो चिन्ह हैं उनके नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, कोदो, आलू, सरसों या खेत। तो इसमें से जो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों। जो सरसों है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो आपका कोदो, आलू और खेत है ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, और जो आपका सरसों है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, पुष्टानुपुष्ट, बेखटके, आप बीती या प्रतिदिन। जो आपका अव्ययी भाव समास है उसका उदाहरण नहीं है, यह आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप बीती। ये जो आपका आप बीती है वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, यह आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ना कि आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। तो जो आपका आप बीती होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है अपने पर बीती। अपने पर बीती हुई चीज जो होती है वो आप बीती कहलाती है, और वो आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और ये जो सभी हैं ये आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है। नेगेटिव आपसे पूछा गया है, स्वामी, साईं, कर्ण, कान, आज्ञा, आन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो इसमें गलत जोड़ा पूछा गया तो ये सभी इसमें सही जोड़े हैं, इसीलिए इसमें कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सही जोड़े हैं इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए, अगम, भरपेट, पुरातन या सरकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सरकार। जो सरकार है वो आपके उर्दू उपसर्ग के अंतर्गत आएगा, मतलब कि सर प्लस कार आप देखेंगे तो जो आपका सर है वो उर्दू उपसर्ग के अंतर्गत आता है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका अगम है वो आपके हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आएगा, अ प्लस गम हो जाएगा, तो ये जो अ है वो आपके हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। और इसमें आप देख सकते हैं भरपेट, भर भी आपका हिंदी के अंतर्गत आता है, हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत। और जो आपका पुरातन है पूरा भी आपके हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो आपका सर है वो आपके उर्दू के अंतर्गत आएगा, उर्दू उपसर्ग के अंतर्गत। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सरकार इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, रचना के अंतर्गत क्या आता है, सही विकल्प चुनिए, अर्थ, अलंकार, भाषा, भावार्थ, व्याख्या कारक, अर्थ, भावार्थ, व्याख्या या व्याख्या, संज्ञा या वर्ण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो आपके रचना के अंतर्गत आता है वो आपका आता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थ, भावार्थ एवं व्याख्या। ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है, पाली व्याकरण, अपभ्रंश व्याकरण, संस्कृत व्याकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो जो आपका हिंदी में समास का अनुशीलन किसके आधार पर हुआ है तो वो आपका हुआ है संस्कृत व्याकरण के आधार पर। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, री की मात्रा को छोड़कर और अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ अपस्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं, अक्षर क्रम, 12 खड़ी, वर्ण क्रम या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 12 खड़ी। जो आपकी री होती है उसको छोड़कर और अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ जो स्वरों का मिलाप होता है उसे अब आपका 12 खड़ी कहा जाता है। तो यह आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी या चीनी। तो जो आपका पूर्ण विराम है उसको सिर्फ छोड़कर जितने भी आपके शेष चिन्ह होते हैं वो आपके अंग्रेजी भाषा के होते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके चिन्ह होते हैं वो सभी आपके अंग्रेजी के होते हैं। तो ये आंसर आप इसमें याद रखें। सिर्फ जो आपका पूर्ण विराम होता है, जो इस प्रकार आप पूर्ण विराम लगाते हैं वही आपका हिंदी का चिन्ह होता है, लेकिन जो बाकी आपके होते हैं चिन्ह वो आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अनेकार्थी शब्द अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है, भारी, मूल, आचार्य या बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल जो है वो आपके गुरु का अर्थ नहीं बताता है,
लेकिन जो आपका गुरु का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा भारी, आचार्य और बृहस्पति। ये तीनों आपके गुरु के अर्थ के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो आपका मूल है ऑप्शन नंबर बी ही नहीं आएगा, इसीलिए ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या उपयुक्त तीनों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें विशेषण के समान भी प्रयोग होता है, जिस सर्वनाम का उपयोग, वो आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आपका ये आपके सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है और विशेषण के जो समान होता है वही आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे जो आपका वह होता है वो आपके सर्वनाम के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग आप विशेषण के लिए भी जो उपयोग है वो आप करते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। कहावत का अर्थ है सबको सभी कुछ अच्छा लगता है, दूसरों की सभी चीजें अच्छी होती है, सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपनी खराब चीज भी किसी को बुरी नहीं लगती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपने पूत को कोई भी काना नहीं कहता। इसका जो अर्थ है वो आपका हो जाएगा अपनी खराब चीज भी किसी को बुरी नहीं लगती। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सभी क्वेश्चंस है इससे आपको आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आपको पैटर्न पता चलेगा। तो इसीलिए ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनने लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रिया अर्थक वाक्य का चयन कीजिए। तुम मुझे किसका चित्र दिखा रहे हो? पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है या शिशु आराम से सोता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। जो आपका द्विकर्मक क्रिया अर्थ वाक्य होता है उसमें आपके जो क्रिया होती है, जो आपकी क्रिया का प्रभाव होता है वो दो वाक्यों पर पड़ता है, जिसमें एक आपका होता है मुख्य कर्म और दूसरा आपका होता है गौण कर्म। इसे ही आपका द्विकर्मक क्रिया अर्थ का वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें जो है दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक कह रहा है कि तुम मुझे किसका चित्र दिखा रहे हो, दूसरा जो व्यक्ति है इसमें उसे किसी का चित्र दिखा रहा है। तो इसमें एक हो जाएगा आपका मुख्य कर्म हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा गौण कर्म। तो इसी प्रकार से इसे मिलाकर ही द्विकर्मक क्रिया अर्थ वाक्य का नाम दिया जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, मुहावरे से पूछा गया। मुहावरे और लोकोक्ति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनसे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, धूर्तता करना या नकल करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना काम निकालना। तो आपको सभी मुहावरों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुहावरों से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3, 2, 5 या 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 आपके होते हैं। जो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर आपके जो वर्ण होते हैं उसके भेद होते हैं आपके 4। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका विवृत होता है, एक आपका विवृत होता है, दूसरा आपका होता है स्पष्ट होता है और आपका तीसरा आपका आ जाएगा इष्ट विवृत हो जाएगा और चौथा आपका हो जाएगा इष्ट स्पष्ट वर्ण। तो इस प्रकार से ये जो जितने हैं आपके 4 प्रकार के आपके वर्णों के उच्चारण होते हैं जो अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार है। तो इनके 4 प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इन्हीं 4 प्रकारों के आधार पर इसे बांटा गया। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में उर्दू प्रयुक्त शब्द नहीं है। नजराना, बगीचा, सूदखोर या अड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अड़ना। अड़ना जो है आपके उर्दू का शब्द नहीं है, लेकिन जो नजराना, बगीचा, सूदखोर ये सभी आपके उर्दू के शब्द हैं। और जो आपका अड़ना है ये आपका नहीं होगा, ये आपका उर्दू का शब्द नहीं है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अड़ है वो आपका हो जाएगा एक धातु और जो आपका ना है वो आपका हो जाएगा प्रत्यय। तो इस प्रकार से जो उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है वो आपका हो जाएगा अड़ना। बाकी इसमें आप देख सकते हैं जो नजराना है, नजर प्लस आना, नजर प्लस आना ये आपका हो जाएगा
प्रत्यय युक्त शब्द। सूदखोर भी आपका सूद प्लस खोर, ये भी आपका प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन और जो आपका बगीचा है, बाग धन ईचा, ये भी आपका हो जाएगा उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द। लेकिन जो आपका अरना यही नहीं होगा, तो यही आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, कहावत का अर्थ क्या है? कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, जो पास में मौजूद हो उसे लेना चाहिए। एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं, दूसरों को सुधारने के पहले स्वयं का सुधार करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, इसका कहावत का अर्थ हो जाएगा कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए तभी उसे लेनी चाहिए। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 53, जिसकी बाह घुटनों तक हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? अजानु बाहु, अजान बाहु, अजान बाहु या अजानु बाहु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजानु बाहु। जिसकी बाहों घुटने तक हो वो आपका हो जाएगा अजानु बाहु। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका मूर्ध है वो आपके दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका मुंह प्लस ऊर्ध्व आएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें भी आपके जो दीर्घ स्वर संधि है और ये भी आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो इन दोनों के जो मेल से आपका बन रहा है मूर्ध, वो आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी आपको संधि से क्वेश्चन पूछा जाए, संधि विच्छेद करने से ही आपका जो आंसर है वो सही से बनेगा। तो संधि विच्छेद करके ही आपको सही आंसर लगाना है। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा अपठित गद्यांश से। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसे आपको पढ़ना रहता है, उसके बाद उससे जो संबंधित क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको बनाना होता है। तो इसमें अपठित गद्यांश में आप देख सकते हैं, आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही, कोई भी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क में अपने को अछूता नहीं रख सकती। हिंदी का यह जो एक विशेष गुण है, उसने हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूता नहीं समझा। बहिष्कार की हिंदी तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती और न विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इत्यादि सभी बसते हैं तो भी वह हिंदुस्तान। इसी प्रकार यदि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो हिंदी भी हिंदी ही रहेगी। तो इसमें आपको सही जो इस गद्यांश को पढ़कर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं। तो सबसे पहला इसमें आप देख सकते हैं, अच्छा वाचन वही हो सकता है जो निर्विकार हो, जिसमें स्वर का आरोह अवरोह न हो, जो अस्पष्ट हो, जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका अच्छा वाचन वही हो सकता है जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। जो निर्विकार है वो इसमें नहीं होगा, आरोह अवरोह न हो ये भी नहीं हो, जो अस्पष्ट है, जो अस्पष्ट हो वो भी इसमें नहीं, जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए वही इसमें अच्छा वाचन हो सकता है। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह तुरंत लिखने लग जाए, वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, वह धारा प्रभाव बोलने लग जाए, उसे व्याकरण का ज्ञान हो जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जाए, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए। तुरंत लिखने लग जाएगा ऐसा नहीं होता है, धारा प्रवाह बोलने लग जाए वो भी नहीं है, उसे ज्ञान व्याकरण का जो ज्ञान है वो भी नहीं है। तो वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गद्यांश से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, बिल्कुल ईजी पैटर्न में आपके क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो आप चारों ऑप्शन को देखकर भी बिना गद्यांश को पढ़े भी इसका आंसर लगा सकते हैं। सिर्फ जो टाइटल आपसे पूछा जाता है तो उन सभी के लिए आपको गद्यांश पढ़ना जरूरी हो जाता है, लेकिन जो ये सभी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं ऑप्शन पढ़कर ही आपके आंसर इसमें से बन रहे होंगे। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु है हिंदी, संस्कृत, अरबी या फारसी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके टाइटल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है हिंदी, क्योंकि इसमें हिंदी भाषा का ही उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में भी आप इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो हिंदी भी
रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी लिखा गया और इसमें हिंदी का ही उल्लेख है, हिंदी ही एक विशेष गुण है। तो इसमें आप इसका शीर्षक भी ढूंढ सकते हैं, तो हिंदी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा। भाषा की उन्नति होती जाएगी, भाषा का शब्दकोश समृद्ध होगा, भाषा की उन्नति रुक जाएगी या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपकी दूसरी भाषाओं के शब्दों का बहिष्कार से होगा, भाषा की उन्नति रुक जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती और न विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती, क्योंकि जितने भी आपके भाषा होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो उनकी जो भाषा की उन्नति वो रुक जाएगी। इसीलिए दूसरे भाषा का बहिष्कार हमें नहीं करना है, क्योंकि उसकी उन्नति रुक जाती है। इसीलिए यह आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके गद्यांश में भी यही लिखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं हिंदी भाषा का गुण क्या है। दूसरी भाषा की उपेक्षा करना, दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, अपना शब्दकोश सीमित रखना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का जो गुण है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना हिंदी भाषा का गुण होता है। जो आपकी हिंदी भाषा होती है इसमें आप देख सकते हैं गद्यांश में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी हिंदी भाषा होती है उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी सभी के जो गुण हैं वो आपके समावेश होते हैं उसमें। तो इसीलिए जो आपका दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना ही हिंदी भाषा का गुण होता है। तो यह आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं अनुलेख का अर्थ क्या है। किसी लिखावट के बाद लिखना, किसी लिखावट के पहले लिखना, किसी लिखावट के मध्य लिखना या उपयुक्त सभी। तो जो आपका अनुलेख होता है वो किसी लिखावट के बाद लिखना, बाद में लिखना या पीछे में लिखना, यही आपका अनुलेख का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने टोटल हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट PYQs को सॉल्व करते हुए चलेंगे और यहाँ पर आपको बिल्कुल डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी शिक्षक भर्ती CG टेट CTET की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ही काम आएंगी। वो भी यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क फ्री क्लासेस यहाँ पर आपके लिए चलाई जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और जिन्हें भी इन सभी की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।